हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच? इनमें से वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि करेक्टली मैच नहीं है। कंपास यूज्ड फॉर नेविगेशन एंड इंडिकेट्स नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो ये तो करेक्ट है, आई मीन सही मैच है ये। दूसरा है साइक्लोट्रॉन मेजर्स स्मॉल मैग्नीट्यूड साइक्लोन्स, ये गलत है दोस्तों, है ना। तो यही हमारा ऑप्शन होगा। अब वन बाय वन हम एक एक इंस्ट्रूमेंट जो यहाँ पर आए हुए हैं उन सबको डिटेल में देख लेते हैं। कंपास की बात करें तो ये कंपास का पिक्चर है। आपको पता है कंपास में निडल होता है और ये निडल अपने आप को अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के, यानी अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ है ना, मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ, उसके डायरेक्शन में अपने आप को अलाइन कर लेता है। ठीक है, किस प्रिंसिपल पर काम करता है? जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक निडल में टॉर्क लगाता है, बल आघूर्ण लगाता है, और जिसके कारण से अपने आप को अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है। ध्यान देना, अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ में अलाइन कर लेता है। ठीक है, ये कंपास के बारे में हो गया। दूसरा यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया गया है वो है आपका साइक्लोट्रॉन। तो सबसे पहले मैं कीवर्ड्स यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ। साइक्लोट्रॉन क्या यूज करता है? तो इट यूजेस क्रॉस्ड फील्ड्स। क्रॉस्ड फील्ड्स मतलब इसमें दो इलेक्ट्रिक फील्ड का, दो फील्ड्स का यूज किया जाता है। एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा होता है मैग्नेटिक फील्ड। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं, है ना। कैसे होता है वो हम करेंगे, पहले मैं यहाँ पर कीवर्ड्स आपको बता देता हूँ। दूसरा, इसका यूज क्यों किया जाता है साइक्लोट्रॉन का? तो यूज्ड टू एक्सेलरेट चार्ज पार्टिकल्स और आयंस। जो आवेशित कण या आयन हैं उनको त्वरित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। थर्ड पॉइंट, इन्वेंटर। सो इसका इन्वेंटर है अर्नेस्ट लॉरेंस, शॉर्ट में ई लॉरेंस भी लिख देते हैं। और इन्हीं ई लॉरेंस को साइक्लोट्रॉन में काम करने के लिए नोबेल प्राइज मिला था इन 1939। और यहां पर चार्जेस में जो फोर्स लगता है जिसके कारण से वो एक्सेलरेट हो पाता है, उस फोर्स को हम कहते हैं लॉरेंस फोर्स। लॉरेंस फोर्स, ठीक है, हिंदी में इसे लॉरेंस बल ऐसा कहते हैं। चलिए, तो ये कीवर्ड्स हैं। ये जो भी कीवर्ड्स आपको दिखते हैं ऑप्शन में, सारे के सारे रिलेटेड हैं साइक्लोट्रॉन से। अब काम कैसे करता है उसका एक ब्रीफ में इंट्रोडक्शन देख लीजिए। यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, ऊपर नॉर्थ नीचे साउथ। तो जाहिर सी बात है मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ से साउथ मतलब वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, और इसके बीच में क्या है? ये जो दो हॉलो डीज हैं, खोखले हैं अंदर से, इनको हम कहते हैं डीज। ये लिखा हुआ है डीज क्योंकि डी शेप का रहता है इसलिए। और ये जुड़े रहते हैं ऑसिलेटर से। ऑसिलेटर दोस्तों ये क्या है? एसी सोर्स है ना। आपको पता है हमारे घर में जैसे एसी सप्लाई आ रहा है वैसे यहाँ पर एसी सोर्स है। एसी सोर्स में क्या होता है? पोलैरिटी चेंज होते रहती है ना। एक बार ये D1 पॉजिटिव में रहेगा तो अगले साइकिल में यही D1 जो है, पहला वाला D, वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे हो गया? यहां से इस डायरेक्शन में, इसी प्लेन में, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर से नीचे हो गया। तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गए, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? क्रॉस्ड फील्ड्स। ई परपेंडिकुलर टू बी, ई जो है बी के लंबवत है। फिर यहां बीच में चार्ज को रखा जिसको एक्सेलरेट करना है, और सिस्टम को यानी साइक्लोट्रॉन को ऑन कर दिया। तो इन दोनों फील्ड्स के कारण इसमें लॉरेंस फोर्स लगता है, और फोर्स इसके मोशन को इस तरीके से करता है कि ये पहले दूसरे डी की तरफ अट्रैक्ट होता है और मैग्नेटिक फील्ड के कारण सर्कुलर पाथ बनाता है। फिर ये पहले वाले डी की तरफ अट्रैक्ट होता है और फिर इस तरीके से इसका स्पीड बढ़ता है, और स्पीड बढ़ने के कारण इसके सर्कुलर पाथ का रेडियस भी जो है वो बढ़ते जाता है, और फाइनली ये धीरे से ऐसे चालू होते 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 बाहर ऐसे स्पीड से फेंका जाता है ना। तो ये जो पाथ बना रहा है, इस पाथ को हम क्या कहते हैं? दिस इज एक्चुअली स्पाइरल पाथ। और फाइनली जब ये निकलता है स्पीड बढ़ते बढ़ते फाइनली, तो ये कहाँ जाता है? टारगेट को हिट करता है। ये इसका जो एप्लीकेशन है, एक कीवर्ड और लिख देता हूं मैं यहाँ पर, ये यूज होता है साइक्लोट्रॉन न्यूक्लियर फिजिक्स में, है ना। एटम को बम्बार्डमेंट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। हाई एनर्जी से ये एटम को बम्बार्ड करता है, फिर वहां पर जो भी रिएक्शंस होने रहते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शंस, वो हो जाते हैं। तो दीज आर द कीवर्ड्स रिलेटेड टू साइक्लोट्रॉन। नेक्स्ट, एक्टिनोमीटर। एक्टिनोमीटर एक्चुअल में क्या कर रहा है? एक्टिनोमीटर जो इनकमिंग रेडिएशन है उसके पावर को मेजर करता है ना। हीटिंग पावर ऑफ रेडिएशन, हीटिंग पावर। किसी किसी ऑप्शन में आपको इंटेंसिटी भी लिखा मिल सकता है। तो हीटिंग पावर ऑफ रेडिएशन थ्रू रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, है ना। तो एक्टिनोमीटर क्या कर रहा है? जो इनकमिंग रेडिएशन आ रहा है, विद्युत चुंबकीय तरंग जो आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो जाहिर सी बात है वो हीट करता है।
तो जब वो हीट करता है तो वहां पर जो केमिकल रिएक्शन है उसका रेट फास्ट हो जाता है ना। जितना ज्यादा रेडिएशन आएगा उतना ज्यादा वो सब्सटेंस हीट होगा और केमिकल रिएक्शन की जो रेट है वो उतना ज्यादा तेज केमिकल रिएक्शन होगा। तो इनडायरेक्टली केमिकल रिएक्शन के रेट से कि वो कितना फास्ट हो रहा है, हम हीटिंग पावर कितना है उसका अनुमान लगाते हैं या उसको मेजर किया जाता है एक्टिनोमीटर के द्वारा। तो एक्टिनोमीटर क्या कर रहा है, क्या मेजर कर रहा है? इट मेजर्स द हीटिंग पावर ऑफ रेडिएशन या इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन, है ना। और इन्वेंटर है इसके हर्शेल, जॉन हर्शेल, जॉन हर्शेल, ठीक है। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट जो आया था आपके ऑप्शन में वो था दोस्तों इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। क्या था? इलेक्ट्रोस्कोप। देखिए इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। जैसे कीवर्ड्स मैंने आप देख रहे हैं वैसे कीवर्ड्स इसमें देखते हैं। सबसे पहले इट डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ चार्ज, इट डिटेक्ट्स प्रेजेंस ऑफ चार्ज, मतलब कोई ऑब्जेक्ट है वो चार्ज है कि नहीं है, आवेशित है कि अनावेशित है ना, चार्ज है कि न्यूट्रल है, उसको केवल बताने के लिए किसका यूज किया जाता है? इलेक्ट्रोस्कोप का यूज किया जाता है। फिर हम फिगर से समझेंगे एक्चुअल में वो करता कैसे है ना। फिर कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि क्या ये चार्ज का मैग्नीट्यूड बता देता है क्या, कि एग्जैक्ट कितना चार्ज है? तो नहीं, तो इट डज नॉट गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, है ना। ये तो बता देगा कि कोई वस्तु आवेशित है, लेकिन कितना आवेश है उसमें ये नहीं बताता। तो इट डज नॉट गिव द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। पहला इलेक्ट्रोस्कोप जो बनाया गया था पाइवट एंड को लेकर के, वो बनाया था सर विलियम गिलबर्ट, सर विलियम गिलबर्ट। और ये जो आपको इलेक्ट्रोस्कोप दिख रहा है दिस इज एक्चुअली गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप, है ना। क्यों ये नाम पड़ा देखेंगे जस्ट अभी। तो गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की बात करें, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप was designed by Abraham Bennett in 1787। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना ये गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है, इसका डिजाइन किया था अब्राहम बेनेट ने 1787 में। इसके पहले भी इलेक्ट्रोस्कोप, जो पहला इलेक्ट्रोस्कोप था उसको इन्वेंट किया था सर विलियम गिलबर्ट ने। तो देखिए काम कैसे करता है। यहां पर जैसे सपोज करिए ये ब्रास डिस्क है ना, कंडक्टर है, ठीक है। ये इंसुलेटर प्लग है, लेकिन ये जो दिख रहा है यहां से लेकर के यहां तक ये सब के सब कंडक्टर हैं। ब्रास रॉड है, ये भी कंडक्टर है, और यहाँ पर जो लगा हुआ है गोल्ड लीफ मतलब सोने के पत्ते हैं वहां पर, है ना। अब यहाँ पर जैसे ही आपने इसके चार्ज ऑब्जेक्ट को इसके कांटेक्ट में रखा तो ये चार्जेस क्या होंगे, कंडक्टर है, फ्लो करना चालू करेंगे। ये फ्लो होते होते यही चार्जेस कहां पर आएंगे दोस्तों, गोल्ड लीफ जो दिख रहा है वहां पर आएंगे। अब देखिए गोल्ड के यहाँ पर दो लीव्स हैं जो इस तरीके से आसपास हैं, ऐसे, है ना, इस तरीके से आसपास ऐसे चिपके हुए। अब इस तरफ भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, इस तरफ भी पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो पॉजिटिव चार्ज दोनों ही जो पत्ते हैं सोने के वो धनावेशित हो गए, पॉजिटिवली चार्ज, लाइकली चार्ज। तो उसमें कौन सा बल लगेगा, रिपल्सन, जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिकर्षण। तो दोनों कैसे होंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, मतलब उनमें एक फैलाव आएगा। और यही फोटो देखिए, जब यहां पर ये न्यूट्रल थे तो आसपास थे, लेकिन चार्ज होने के कारण ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं। तो ये यहां पर जो एंगल बन रहा है जिसे मैंने कहा थीटा, इस थीटा को हम कहते हैं डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस, मतलब कितना फैल रहा है उसका मापन किया जा रहा है कोण के द्वारा। तो जितना ज्यादा ऑब्जेक्ट चार्ज होगा उतना ही ज्यादा ये डिग्री ऑफ डाइवर्जेंस होगा। तो इसको देखते ही हमें ये पता चल जाता है कि ऑब्जेक्ट जो है वो चार्ज है कि न्यूट्रल है। अगर ये ऑब्जेक्ट न्यूट्रल होता तो क्या इन दोनों में चार्जेस आते, नहीं आते ना, ये फिर फैलते, है ना, इस तरीके के पोजीशन में रहते। तो ये केवल इलेक्ट्रोस्कोप ये बताता है कि जो ऑब्जेक्ट यहां पर आप टच कर रहे हैं वो चार्ज है कि नहीं है। अगर चार्ज होगा तो ये फैल जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट मैग्नीट्यूड कितना है ये नहीं बताता। तो दीज आर द कीवर्ड्स रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्कोप। ये आप नोट करते चलिए, इन्हीं कीवर्ड्स में से कुछ भी पूछ सकता है, ऑप्शन दे सकता है। ये सारे के सारे कीवर्ड रिलेटेड हैं इलेक्ट्रोस्कोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which instrument is used to detect the presence of electric charge on an object? देखिए बिल्कुल स्पेशली बोला है ना, डिटेक्ट। तो अभी देखा हमने कौन सा है ये, इलेक्ट्रोस्कोप। तो ये ऑप्शन तो हो गया, बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं क्या क्या है। मल्टीमीटर, तो मल्टीमीटर देखिए फोटो है मल्टीमीटर का, आपने देखा भी होगा। यहाँ पर वोल्ट मीटर भी दिया हुआ है, एमीटर भी दिया हुआ है, और देखिए यहाँ पर ओम लिखा हुआ है, मतलब क्या दिया हुआ है, रेजिस्टेंस भी दिया हुआ है। मतलब एक ही इंस्ट्रूमेंट, एक ही डिवाइस है। नॉब के थ्रू जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर में तो आप किसी लोड के अक्रॉस वोल्ट मेजर कर सकते हैं, आप इसी से करंट भी मेजर कर सकते हैं, और इसी से जहां पर ओम दिया है
वहां से आप इसका रेजिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, मल्टीमीटर। मल्टी मीन्स मैनी और मीटर मतलब तो पता ही है आपको, है ना, मापन के लिए जिसका उपयोग किया जाए। तो इसमें आप करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस तीनों मेजर कर सकते हैं। तो वो ये कवर हो गया। एम्पियर मीटर, जैसा कि इसका नाम है एम्पियर मीटर, एम्पियर को नापने वाला, ठीक है। तो इससे आप करंट मेजर करेंगे। और ओम मीटर, ओम इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक है वो ओम है, ऐसा ही मात्रक। तो रेजिस्टेंस को नापने के लिए जिसका यूज किया जाता है वो है ओम मीटर, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर तो इलेक्ट्रोस्कोप होगा, हमने पहले ही देख लिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाई डिटेक्टर मशीन, झूठ बोल रहे हैं उसको पकड़ने वाली मशीन इनमें से कौन है, तो वो है दोस्तों पॉलीग्राफ। बट अब वन बाय वन जितने यहाँ पर डिवाइसेस हैं सबके बारे में देख लेते हैं। टेलीस्कोप के बारे में ज्यादा चर्चा क्या करें, टेलीस्कोप दूर देखने के लिए काम आता है, टेली मीन्स दूर, स्कोप मीन्स देखना। और जो इनके इन्वेंटर हैं फर्स्ट टेलीस्कोप की बात करें तो वो है हैंस लिपर्शी, हैंस लिपर्शी, ठीक है। तो ये कीवर्ड इनसे मिलता जुलता है ना, इससे रिलेटेड कीवर्ड ये है केवल। दूसरा ये जो आप देख पा रहे हैं, दिस इज एक्चुअली टैकोमीटर, इसे हम क्या कहते हैं, टैकोमीटर। तो टैकोमीटर इज दोस्तों, इसमें जुड़े हुए कीवर्ड, दिस इज एक्चुअली आरपीएम काउंटर, है ना। और किसी किसी ऑप्शन में क्या दिया रहता है टैकोमीटर के बारे में, अगर कोई चीज आरपीएम बता रही है, आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, जैसे आपने किसी इंजन में लगा दिया, बियरिंग में टैकोमीटर लगा दिया, तो उसका आरपीएम बता देगा, है ना, मोटर का आरपीएम कि 1 मिनट में कितना रोटेशन ले रहा है, चक्र प्रति मिनट, आरपीएम। तो कहीं ना कहीं अगर कोई वो आरपीएम बता दे रहा है, इसका मतलब वो स्पीड भी बता दे रहा है। तो किसी किसी ऑप्शन में अगर टैकोमीटर लिखा है और वो लिखा हुआ है स्पीड, तो आप इसको भी टिक कर सकते हैं। दो में से कोई एक चीज आपको टिक करना है, या तो आरपीएम या तो स्पीड। ये टैकोमीटर का देखिए इनटू 1000 लिखा है, मतलब अगर 2 में है तो कितना आरपीएम हो जाएगा, 2 × 1000 दैट इज 2000 आरपीएम। तो दो हमने कौन सा देख लिया, टेलीस्कोप के बारे में कीवर्ड्स देख लिया, टैकोमीटर के बारे में कीवर्ड देख लिया, ठीक है। अब दो ऑप्शन बच गए, एक फोटोमीटर और एक पॉलीग्राफ। तो वन बाय वन इन्हें भी देख लेते हैं, है ना। तो बात करें पहले फोटोमीटर की, है ना, यहां पर बात करते हैं फोटोमीटर। तो लिसन, फोटो जो है ना, फोटो रिलेटेड है लाइट से, और मीटर मतलब नापने वाला, तो लाइट को नापने वाला, एक प्रकार से हम ऐसे बोल सकते हैं। तो कीवर्ड्स क्या क्या इंपॉर्टेंट है फोटोमीटर से जुड़े हुए, देखिए ऑप्शंस में क्या क्या दे सकते हैं। तो फोटोमीटर मेजर्स, है ना, मैं यहां पर लिख रहा हूं फोटोमीटर मेजर्स, ध्यान से देखिए इंपॉर्टेंट, ये क्या क्या चीजें आ सकती हैं इसमें। सबसे पहला इंटेंसिटी आपको कह सकता है, अगर हिंदी में बात करें इंटेंसिटी ऑफ लाइट मतलब प्रकाश की तीव्रता, प्रकाश की तीव्रता। दूसरा आपको कह सकता है ये इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनेशन, इंटेंसिटी ऑफ ल्यूमिनेशन या इल्यूमिनेशन। और आपको कह सकता है ल्यूमिनेंस, हिंदी के लिए कह सकता है प्रदीप्त घनत्व या ज्योतिर्मयता। ये सारे कीवर्ड्स इसके साथ आ सकते हैं। अच्छा, ये प्रदीप्त घनत्व, ज्योतिर्मयता, इल्यूमिनेंस, ये सब क्या है, मैंने लेक्चर 1 में लिया हुआ है, जनरल साइंस का प्लेलिस्ट आप देखेंगे चैनल में तो आपको मिल जाएगा, है ना। ये सारे के सारे चीजों को मेजर करने वाला कौन है, फोटोमीटर। और दोस्तों अगर इसकी बात करें, इल्यूमिनेंस की बात करें, या प्रदीप्त घनत्व या ज्योतिर्मयता या प्रदीप्ति, इसकी भी बात करें, तो इन सब का यूनिट क्या होता है, इसका यूनिट होता है लक्स। हाँ सही सुन रहे हैं, LUX, इसे कहते हैं लक्स, और इसी को कहते हैं ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर। इससे भी क्वेश्चन आए हुए हैं, 1 लक्स इज इक्वल टू ल्यूमन, LUMEN पर मीटर स्क्वायर। इसीलिए कई कई बार फोटोमीटर को और क्या कहा जाता है, लक्स मीटर भी कह सकते हैं, है ना, लक्स को नापने वाला। तो ये सारे कीवर्ड्स इससे रिलेटेड है। इसलिए यहां पर देखिए फोटोमीटर में यहां पर क्या लिखा हुआ है, लक्स दिख रहा है, LUX, लक्स लिखा हुआ है, क्योंकि वो उसका यूनिट है। तो ये सारे कीवर्ड्स किससे जुड़े हैं, आपके फोटोमीटर से जुड़े हुए हैं। ये एक्चुअल में जो लाइट आ रही है उसको कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, और फिर उससे डिटेक्ट किया जाता है। चलिए पॉलीग्राफ की अगर बात करें, लिसन, पॉलीग्राफ ना, पॉलीग्राफ का प्रिंसिपल एक सिंपल सा प्रिंसिपल है। पॉलीग्राफ जिस प्रिंसिपल पर बेस्ड है कि जब कोई व्यक्ति झूठ बोल रहा है और जब कोई व्यक्ति सच बोल रहा है, तो उसके जो बॉडी के रिस्पॉन्सेस हैं उसमें चेंजेस आते हैं, और उन्हीं चेंजेस को ये पॉलीग्राफ मशीन जो है ये डिटेक्ट करता है। अब क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, देखिए पहला चेंज जो है यहाँ पर ब्रीदिंग रेट, है ना, वो बहुत माइन्यूट होता है, सूक्ष्म होता है, ऐसे पता नहीं चलता, बट मशीन डिटेक्ट कर लेता है।
दूसरा जो स्वेटिंग, पर्सपिरेशन हो रहा है ना, स्वेटिंग, उससे स्किन की कंडक्टिविटी में चेंज होता है। तो मशीन और क्या चेक करता है, स्किन की कंडक्टिविटी चेक करता है। और फिर ब्लड प्रेशर, बीपी में क्या फ्लक्चुएशन और किस तरीके का फ्लक्चुएशन आ रहा है, कि क्या पैटर्न बन रहा है, वो सारी चीजें इसमें चेक होती है। इसलिए देखिए यहाँ पर ये स्फाइगोमैनोमीटर बीपी के लिए लगाया गया, स्किन कंडक्टिविटी चेक करने के लिए ये लगाया गया है ना। तो पॉलीग्राफ इज अ लाइट डिटेक्टर मशीन। ठीक है, प्रिंसिपल तो आप समझ गए। तो चारों ऑप्शन जो जो उसमें आए थे सब हमने कवर कर लिया। नेक्स्ट, व्हाट डज अ हाइग्रोमीटर मेजर? हाइग्रोमीटर मेजर्स ह्यूमिडिटी। बाकी हीट, फोर्स और रेडिएशन के लिए क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं आगे के स्लाइड्स में आपको क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट, a lie detector apparatus is also known as, again same question, polygraph। ठीक है, so let us discuss the other options। पहला है सिस्मोग्राफ। इसका आंसर तो पॉलीग्राफ हो गया है ना, बाकी डिवाइसेस को भी देख लेते हैं। सिस्मोग्राफ, तो सिस्मोग्राफ की बात करें दोस्तों, इस सिस्मोग्राफ की, तो इट मेजर्स इंटेंसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स, जिसे कहते हैं भूकंप तरंगे। ठीक है, अब देखिए बहुत आसान सा प्रिंसिपल है इसका। ये सेटअप है सिस्मोग्राफ का, है ना। इट इज लाइक, देखिए ये जो दिख रहा है ये पॉइंटर है जो कि ऐसा लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और ये जो है दिस इज पेपर रोल। ये पेपर रोल में नीचे क्या लग रहता है, मोटर, ये ऐसे घूमते रहता है। ये इस तरीके से क्या हो रहा है, घूम रहा है। अब जब तक कोई अर्थक्वेक या भूकंप नहीं आ रहा है, कोई सिस्मिक वेव्स नहीं है, तो ये पॉइंटर ऐसे अटैच है और ये घूम रहा है, तो लाइन कैसे बनेगी, सीधी लाइन, जैसा आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। लेकिन जैसे ही भूकंप आया, देखिए सॉरी, स्प्रिंग से अटैच है ये, अब स्प्रिंग से अटैच है तो क्या होगा, स्प्रिंग में ऑसिलेशन आ जाएगा। तो जैसे ही इसमें ऑसिलेशन आएगा, ये पॉइंटर है, ये घूमते जा रहा है, तो ये जो मार्किंग्स कैसे होंगी, ऊपर नीचे, तो इस तरीके का पैटर्न मिलेगा। और जितना ज्यादा भूकंप और जितने देर तक भूकंप, उतना देर ये पैटर्न इस तरीके से बनता जाएगा और इस तरीके से मेजर करता है इंटेंसिटी ऑफ सिस्मिक वेव्स या भूकंप की तरंगों को। ठीक है, तो सिस्मोग्राफ कंप्लीट हो गया। बैरोग्राफ की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो चेंज आ रहा है उसको मेजर करने के लिए बैरोग्राफ का यूज किया जाता है ना। देखो बैरोमीटर भी आता है, आपको याद होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए। वैसे ये बैरोग्राफ है, वो भी ऐसे ही ग्राफ बना देते हैं कि वेरिएशन कितना आ रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। ठीक है, ये हो गया। फिर तीसरा क्या है दोस्तों, पोलैरिमीटर। चलिए पोलैरिमीटर के लिए नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। तो पोलैरिमीटर एक्चुअली यूज होता है फार्मास्यूटिकल और मेडिकल इंडस्ट्री में किसी भी सैंपल की प्योरिटी और कंसंट्रेशन को चेक करने के लिए। फॉर एग्जांपल किसी सैंपल में शुगर कितना है या कितना कंसंट्रेशन में है शुगर, है ना, उसको चेक करना है, तो ये प्रिंसिपल का यूज किया जाता है। अब बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, कैसे यूज करते हैं देखिए। ये ऑर्डिनरी लाइट लिया, जो बल्ब होता है हमारे पास, तो ऑर्डिनरी लाइट को हम क्या कहते हैं, दिस इज एक्चुअली अनपोलराइज्ड लाइट। दिस इज अनपोलराइज्ड लाइट। अनपोलराइज्ड लाइट मतलब अगर ये लाइट ऐसे जा रही है तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं लाइट में, वो ऑसिलेट कर रहे हैं, है ना। और वो ऑसिलेशन उनका केवल एक डायरेक्शन में नहीं है, हर पॉसिबल डायरेक्शन में वो ऑसिलेट कर रहे हैं। लाइट ऐसे आगे जा रही है बट इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे 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 हर डायरेक्शन में ऑसिलेट करते आते चल रहे हैं, उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन, ऐसा ऐसा आड़ा तिरछा, है ना। इन्हें हम कहते हैं अनपोलराइज्ड लाइट। इसको गुजारा जाता है दोस्तों पोलराइजर से, तो दिस इज नोन एज पोलराइजर। ये पोलराइजर क्या करता है, आप ये देख रहे हैं ना, वर्टिकल लाइंस जैसे दिख रही हैं, ये एक्चुअली चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना, चेन ऑफ मॉलिक्यूल्स। और ये जो वर्टिकल लाइंस हैं इन्हें हम क्या कहते हैं, पास एक्सिस। तो जैसे ये अनपोलराइज्ड लाइट इससे निकलती है, तो और जितने भी ऑसिलेशंस रहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के, उन सबको ये अब्सॉर्ब कर लेता है मॉलिक्यूल्स, और केवल उसी ऑसिलेशन को पास होने देता है जो इसके पास एक्सिस के पैरेलल है। तो आप देखिए यहाँ पर ऐसे ऐसे सब तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेकिन जो इसके पार होकर के हमको जो लाइट मिला उसमें केवल एक डायरेक्शन में ही ऑसिलेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये डायरेक्शन ये है। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये जो फोर्थ नंबर में आया, दिस इज एक्चुअली पोलराइज्ड लाइट। दिस इज पोलराइज्ड लाइट। अब ये सैंपल का कमाल देखिए, जब कभी भी ये पोलराइज्ड लाइट इस सैंपल से गुजरता है, सपोज करिए शुगर की मैंने बात किया, तो शुगर एक ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस है ना। शुगर क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस दोस्तों क्या करता है, जब कभी भी कोई पोलराइज्ड लाइट आया तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑसिलेशन को रोटेट कर देता है। अभी देखिए यहां पर सैंपल से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑसिलेशन ऐसे है, और सैंपल के बाद देखिए आपको थोड़ा सा इंक्लाइंड दिख रहा है, टेढ़ा हो गया। कौन मोड़ा, अंदर जो मॉलिक्यूल्स है वो मोड़े। हाँ, ये बिल्कुल ये प्रिंसिपल ऐसा है। और इवन
हर सैंपल यानी हर सब्सटेंस का, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस जो है उनमें कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे और कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो इनको क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, है ना। और वो कितना रोटेट करते हैं वो डिपेंड करता है कि कंसंट्रेशन कितना है। तो सैंपल में जितना ज्यादा कंसंट्रेशन उतना ही ज्यादा क्या होगा, रोटेशन। कैसा संबंध है, डायरेक्ट रिलेशन है इनका, है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि किसी सैंपल में कितना कंसंट्रेशन है उसको चेक करने के लिए ये यूज किया जाता है। और फाइनली एनालाइजर से हम ये चेक कर पाते हैं कि ये जो लाइट आ रही थी ना, पोलराइज्ड लाइट, वो कितनी रोटेट हो गई। जितनी ज्यादा रोटेट हुई उतना ज्यादा सैंपल कंसंट्रेटेड है। मतलब अगर शुगर एग्जांपल लिया हमने तो शुगर उतना ज्यादा उसमें है। तो वन लाइन में पोलैरिमीटर के बारे में क्या कहेंगे, इट मेजर्स ऑप्टिकल रोटेशन। क्या कहेंगे, ऑप्टिकल रोटेशन। तो ये कीवर्ड हो गया पोलैरिमीटर से रिलेटेड। दूसरा कीवर्ड क्या हो जाता है, कौन से इंडस्ट्रीज में काम आता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, यानी कि मेडिकल इंडस्ट्री वगैरह जो है उसमें काम आता है, ठीक है। और जो जो कीवर्ड्स मैं बताते जा रहा हूं ध्यान में रखिए। सो नेक्स्ट जो जो उसमें डिवाइसेस आए थे पिछले क्वेश्चन में, ऑप्शंस में सारे हमने देख लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू शो द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, दैट इज गैल्वेनोमीटर माय डियर फ्रेंड्स, है ना। देखिए कोई भी मीटर जो है उसका जो पॉइंटर है वो लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट से चालू होता है, बट गैल्वेनोमीटर की खास बात क्या है, उसका पॉइंटर रहता है सेंटर में। देखिए फोटो में आपको बिल्कुल क्लियर है, ये सेंटर में मतलब क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज करिए कि मैंने एक सर्किट बनाया यहाँ पर और ये लगा दिया गैल्वेनोमीटर, ये इसका पॉइंटर है ना, और ये सर्किट है। तो अगर करंट सपोज करिए लेफ्ट से राइट जा रहा है तो गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन हो जाएगा राइट साइड। एक एग्जांपल लिया मैंने, लेफ्ट से राइट गया तो डिफ्लेक्शन किधर हुआ, पॉइंटर का राइट साइड। तो फिर अगले केस में जब करंट इसमें राइट टू लेफ्ट जाएगा, है ना, यहां पर जब करंट राइट टू लेफ्ट जाएगा तब गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर का डिफ्लेक्शन कैसा हो जाएगा, लेफ्ट साइड। तो इसीलिए जीरो यहां पर पॉइंटर इसका बीच में रहता है जब कोई करंट नहीं जाता तो, है ना। अगर लेफ्ट टू राइट गया तो इसका पॉइंटर किसी एक तरफ डिफ्लेक्ट होगा और डायरेक्शन चेंज करने पर इसका भी डिफ्लेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगा। तो क्या बताता है, डायरेक्शन ऑफ करंट बताता है। दूसरा एक इसमें और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं, तो इसमें कीवर्ड्स कौन कौन से हो गए गैल्वेनोमीटर में, पहला क्या हो गया, डायरेक्शन ऑफ करंट, है ना। दूसरा क्या हो जाएगा, ये इट डिटेक्ट्स वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट, इट मेजर्स स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट। अब वो जो स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट है उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रो एम्पियर। दोस्तों किसमें रहेगा वो, माइक्रो एम्पियर। रिप्रेजेंट ऐसा करते हैं, आप मेरा लेक्चर 1 देख सकते हैं, उसमें चीजें क्लियर है। 1 माइक्रो एम्पियर में कितने एम्पियर होते हैं, 10⁻⁻6 एम्पियर, ठीक है, ये हो जाता है। और 10⁻³ मिली एम्पियर, ये इसलिए यहाँ पर रीडिंग भी आप देखेंगे जिसमें दिख रहा है माइक्रो एम्पियर, ठीक है ना। ये गैल्वेनोमीटर। हाँ, और एक चीज कीवर्ड इंपॉर्टेंट, इन्वेंटर या पहली बार इसने किसने डिजाइन किया, तो डेट इज जे श्वाइगर, ठीक है। दीज आर द कीवर्ड्स रिलेटेड टू गैल्वेनोमीटर, है ना। द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इसका पॉइंटर, ठीक है। डायरेक्शन चेंज होने पर जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट करेगा वो भी चेंज हो जाता है, ठीक है ना। दूसरा इसमें आया हुआ है एमीटर। चलिए एमीटर देख लेते हैं। और फिर ये है आपका रियोस्टेट, है ना। तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर तो क्लियर हो गया ना, गैल्वेनोमीटर ही है पहला ऑप्शन। अब हम लोग देख लेते हैं रियोस्टेट, एमीटर और वोल्टमीटर। चलिए, तो दिस इज नोन एज रियोस्टेट। ये जो फोटो है यहाँ पर, एक्चुअली दिस इज रियोस्टेट। तो रियोस्टेट से जुड़े हुए कीवर्ड्स देखिए। सबसे पहला कीवर्ड, अगर क्वेश्चन में कभी भी देता है आपको वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, रियोस्टेट। वेरिएबल रेजिस्टेंस, परिवर्ती प्रतिरोध, है ना, कांस्टेंट नहीं है। दूसरा एक चीज समझिएगा, I इज इक्वल टू V/R होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। अब जब जनरली वोल्टेज को क्या रखा जाता है, कांस्टेंट रखा जाता है। कोई भी सप्लाई है तो भाई घर में भी जो सप्लाई आ रही है 220 वोल्ट, वोल्टेज जनरली फिक्स है। तो जब वोल्टेज फिक्स रखते हैं तो I का वैल्यू किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, देखिए कैसा रिलेशन बन रहा है यहाँ से ओम्स लॉ से कि I इज हैविंग इनवर्स रिलेशन विद R। व्युत्क्रमानुपात संबंध है प्रतिरोध और विद्युत धारा के बीच में, एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा। अच्छा, रियोस्टेट को हमने क्या कहा, वेरिएबल रेजिस्टेंस। मतलब इसमें एक ऐसा अरेंजमेंट रहता है, ये रियोस्टेट का फोटो है, जो 12वीं में एक्सपेरिमेंट किए होंगे जानते होंगे, कि यहां से आप क्या कर सकते हो, रेजिस्टेंस को बदल सकते हो। अब देखिए रियोस्टेट क्या करता है, रेजिस्टेंस को बदल देता है। रेजिस्टेंस बदलेगा, फॉर एग्जांपल अगर रेजिस्टेंस
कम हुआ तो करंट क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस अगर कम किए तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और रेजिस्टेंस को बढ़ा देंगे आप, यहाँ अरेंजमेंट दिया रहता है बढ़ाने और कम करने का, तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब रियोस्टेट से आप रेजिस्टेंस कम ज्यादा कर दिए सर्किट का, सर्किट के रेजिस्टेंस के कम ज्यादा करने से क्या हो जा रहा है दोस्तों, करंट कम ज्यादा हो जा रहा है। और इसीलिए रियोस्टेट अल्टीमेटली किसको कंट्रोल कर ले रहा है, करंट को कंट्रोल कर रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, करंट रेगुलेटर, है ना। रियोस्टेट को और क्या कहा जाता है, करंट रेगुलेटर। ये सारे जो कीवर्ड्स हैं किससे जुड़े हुए हैं, आपके रियोस्टेट्स। नेक्स्ट एमीटर की बात करें तो एमीटर जैसा कि नाम है इसका, है ना, एमीटर इज नथिंग बट एम्पियर मीटर, है ना। मतलब जाहिर सी बात है एम्पियर को नापने वाला, मतलब करंट मेजरिंग डिवाइस हो गया। दूसरा क्या होगा, ये हमेशा सीरीज में लगा रहता है ना। जैसे ये रेजिस्टेंस है तो एमीटर आप हमेशा कहां पर लगाएंगे, प्लस माइनस, और ये हो गया, ये स्विच हो गया। तो एमीटर हमेशा कहां लगे रहता है दोस्तों, सीरीज में लगे रहता है। तो दूसरा कीवर्ड क्या हो गया, ये सीरीज कनेक्शन, है ना, श्रेणी क्रम, हिंदी में क्या कहते हैं, श्रेणी क्रम। तीसरा डीसी वोल्ट मीटर और एसी वोल्ट मीटर अलग अलग होते हैं, है ना। आप डीसी वाले को एसी में नहीं लगा सकते, काम नहीं करेगा ना, एसी वाले को डीसी में, अलग अलग होता है, ठीक है। फिर इसके जो इन्वेंटर है एमीटर के, उसको भी आप समझिएगा, इन्वेंटर। सो इन्वेंटर है या डिजाइन जिनने पहला वाला किया है, दैट इज फ्रेडरिक ड्रेक्सलर, फ्रेडरिक ड्रेक्सलर, फ्रेडरिक ड्रेक्सलर। और इंपॉर्टेंट बात, अब देखिए एक चीज समझिएगा ना, एमीटर क्या मेजर कर रहा है, करंट मेजर कर रहा है ना। लेकिन एमीटर के अंदर भी क्या है, कॉइल्स हैं, तो उसके भी कुछ तो कुछ रेजिस्टेंस होंगे। अब आप सपोज करें इस सर्किट में कितना रेजिस्टेंस है वो नापना चाहते हैं एमीटर के द्वारा, ठीक है। लेकिन जैसे ही आपने एमीटर को कनेक्ट किया सर्किट में, तो उसने क्या किया, चूंकि एमीटर का खुद का भी रेजिस्टेंस है, तो सर्किट का रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा। और जैसे ही सर्किट के रेजिस्टेंस को बढ़ा देगा, I इज इक्वल टू V बाई आर के हिसाब से, R तो बढ़ गया, V सेम है, तो करंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो एमीटर जैसे ही आपने लगाया, सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा था वो तो कम हो गया। तो क्या वो सही वैल्यू देगा, नहीं देगा। इसलिए हम क्या कोशिश करते हैं कि एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। एमीटर रेजिस्टेंस शुड बी लो, कम होना चाहिए। लेकिन दोस्तों ये चाहिए है, ऐसा हो नहीं पाता, है ना। वहीं भी अभी कॉइल होगा तो उसका कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकल या नॉलेज है जो आपको पता रहना चाहिए। तो यहां से ना एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट निकल करके आता है कि हम आइडियल एमीटर किसे कहें, आदर्श एमीटर। तो आइडियल एमीटर हम किसे कहेंगे, ऐसा एमीटर जिसका रेजिस्टेंस 0 हो, ताकि आप उसको सर्किट में लगा दें, वो सर्किट के रेजिस्टेंस को चेंज नहीं करेगा और एक्यूरेट जितना करंट फ्लो कर रहा था उतना ही रीडिंग वो दे देगा। बट ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, थ्योरेटिकल नॉलेज है। तो ये जो कीवर्ड्स हैं ये रिलेटेड है आपके एमीटर से। नेक्स्ट इज वोल्ट मीटर। सो वोल्ट मीटर की बात करें तो जैसा कि वोल्ट मीटर तो किसको मेजर करेगा, ये इट मेजर्स वोल्टेज। तो पहला कीवर्ड वोल्टेज, और इसी को हम और क्या कह देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, विभवांतर, ठीक है, विभवांतर। तो ये हो गया। दूसरा, इसका कनेक्शन किस में किया जाता है, पैरेलल में, समांतर क्रम या पार्श्व क्रम कहते हैं ना, तो पैरेलल कनेक्शन इसका किया जाता है। जैसे कि ये लोड है, ये लोड है ना, और यहां पर ऐसा वोल्टेज है और ये लगा दिया। अब आपको देखना है लोड के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, तो यहां पर लगा देंगे आप वोल्ट मीटर। अब देखिए वोल्ट मीटर की भी खास बात, जब तक आप सपोज करिए वोल्ट मीटर लगाए नहीं थे, सर्किट में कुछ करंट फ्लो कर रहा था, जैसे ही तुम वोल्ट मीटर लगा दोगे तो इस करंट का कुछ हिस्सा किसमें आ जाएगा, वोल्ट मीटर में, और वो फिर से सर्किट के करंट को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। तो हम ये नहीं चाहेंगे ना कि ये जो वोल्ट मीटर आपने लगाया है वो सर्किट में जो करंट फ्लो कर रहा है उसको डिस्टर्ब करे। तो उसके लिए हम क्या चाहेंगे कि इस वोल्ट मीटर के थ्रू कम से कम करंट जाए। तो कम से कम करंट कब जाएगा, जब वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस ज्यादा से ज्यादा होगा। तो यहां पर हम क्या लिख के चलते हैं कि वोल्ट मीटर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस, वोल्ट मीटर शुड हैव हाई रेजिस्टेंस, मतलब प्रतिरोध इसका ज्यादा होना चाहिए। और अगर आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें, आइडियल वोल्ट मीटर, तो इसका रेजिस्टेंस होना चाहिए इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, अनंत, है ना, कि इतना ज्यादा रेजिस्टेंस कि यहां से जीरो करंट, इस ब्रांच में कोई करंट जाएगा ही नहीं।
तो सर्किट में जितना करंट पहले फ्लो हो रहा था उतना ही एमीटर के वोल्ट मीटर के लगाने के बाद भी फ्लो होगा, तो ये एक्यूरेट रीडिंग देगा। तो ये सारे कीवर्ड्स जुड़े हुए हैं वोल्ट मीटर से। नेक्स्ट, which of the following devices is used to measure relatively high temperature such as encountered in furnace? मतलब उच्च तापमान को मापन करने के लिए इनमें से किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? उदाहरण के लिए फर्नेस वगैरह का लेना है तो वो होता है दोस्तों पायरोमीटर, है ना। आंसर इसका है पायरोमीटर। और पायरोमीटर हमारे पास दो प्रकार का जनरली हम देखते हैं, एक होता है रेडिएशन पायरोमीटर और एक होता है ऑप्टिकल पायरोमीटर, है ना। अच्छा, इसमें खास बात यह है पायरोमीटर में कि विदाउट एनी फिजिकल कांटेक्ट, अब जैसे फर्नेस को मेजर करना है तो क्या आप वहां पर जाके मेजर करोगे? जल जाओगे। तो क्या करते हैं, 15 से 20 मीटर की दूर में डिवाइस लगा रहता है एंड दैट इज नथिंग बट पायरोमीटर, है ना। जो रेडिएशन आ रहा है, रेडिएशन मतलब कि जो देखो हीट है, आपको पता है हीट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ट्रेवल करता है, विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, वो उसी को कैच करता है कौन? रेडिएशन पायरोमीटर। और एक होता है ऑप्टिकल पायरोमीटर, और वो फिर रेडिएशन के थ्रू जो आप उसने रीडिंग लिया और वो रीडिंग फिर कंट्रोल रूम में जाता है, वहां से आप चीजों को फिर ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। तो ये बिना किसी फिजिकल कॉन्टैक्ट के जब कभी भी हाई टेम्परेचर लेना है तो हम यूज करते हैं पायरोमीटर का। अब इसमें 3 चीजें और आई हैं, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि बोलोमीटर आया, तो बोलोमीटर के बारे में बता दूं मैं, जो बोलोमीटर है ये एक्चुअली क्या मेजर करता है? हीटिंग पावर ऑफ रेडिएशन, हीटिंग पावर, और इसी को कहीं कहीं पर इंटेंसिटी भी बोल सकता है, हीटिंग पावर ऑफ रेडिएशन, है ना। और क्या प्रिंसिपल है इसका? तो ये हीटिंग पावर को कन्वर्ट करता है किसमें? रेजिस्टेंस में। आई मीन रेजिस्टेंस में कहने का मतलब ये है, मैं यहां लिख देता हूं, थ्रू टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टिव एलिमेंट, है ना। बस 2 मिनट लिख लेते हैं, फिर मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूं ये काम कैसे करता है। ये भी इंटरेस्टिंग है। देखिए हर जगह पर ऊर्जा का एक रूप दूसरे रूप में कन्वर्ट हो रहा है। देखिए क्या होता है, ये आपको पता है, हम 10वीं में भी पढ़ते हैं और इलेक्ट्रिसिटी वाले लेक्चर में हम देख भी लेंगे कि जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज होता है कंडक्टर के रेजिस्टेंस में चेंज आता है। तो बोलोमीटर वही करता है। रेडिएशन आया तो क्या हुआ? हीट होगा। अब हीट होगा तो वहां पर लगे रहता है टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टेंस एलिमेंट, मतलब ऐसा रेजिस्टेंस का एक एलिमेंट लगा है, पदार्थ लगाया है जो जिसका ताप के बदलने पर उसका प्रतिरोध बदलेगा, टेम्परेचर के बदलने पर रेजिस्टेंस बदलेगा। तो जितना ज्यादा रेडिएशन आएगा उतना वो हीट होगा, उतना ज्यादा उसके रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, और उसी चेंज को मेजर करते हैं। फिर ये इनडायरेक्टली मेजर किया जाता है हीटिंग पावर के रेडिएशन को, है ना। ठीक है, तो ये बोलोमीटर इस तरीके का करता है। तो बोलोमीटर पावर रेडिएशन हो गया। एमीटर अभी हमने देखा। फ्लक्स मीटर की बात करें तो ये मैग्नेटिक फ्लक्स को मेजर करता है, चुंबकीय फ्लक्स, है ना, इसलिए इसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। ठीक है, तो बोलोमीटर हीटिंग पावर ऑफ रेडिएशन, कहीं कहीं पर इंटेंसिटी भी दे सकता है। कैसे मेजर कर रहा है दोस्तों? ये थ्रू टेम्परेचर सेंसिटिव। तो ये कीवर्ड्स ध्यान में रखेंगे आप, है ना। ठीक है, इसलिए एक बार और रिपीट कर दिया हूं, टेम्परेचर सेंसिटिव रेजिस्टेंस एलिमेंट। जितना ज्यादा रेडिएशन आएगा टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस उतना ज्यादा चेंज होगा, और इस तरीके से मेजर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, Which device is used in submarines to see the things above the level of the sea? अब आप इसके नीचे हैं, ये समुद्र दिख रहा है, पनडुब्बी में है आप नीचे, है ना, और आपको ऊपर दिखना है। जैसे मैं ही इस कमरे में पानी भरा हुआ है क्लासरूम में, मुझे ऊपर दिखना है, मैं पानी के अंदर हूँ, डायरेक्ट बाहर तो दिख नहीं पाता, लाइट नहीं आती वहां तक। तो वैसे जगह पर डायरेक्ट लाइन और साइड से अगर हम कोई चीज नहीं देख पा रहे हैं, डायरेक्ट जिसे देखना है उसे नहीं देख पा रहे हैं, बीच में कुछ ऑब्स्टेकल है या बाधा है, तो हम यूज करते हैं पेरिस्कोप का। ठीक है, बहुत सिंपल है पेरिस्कोप। देखिए अगर, अच्छा यहीं पर सपोज करिए कि मान लीजिए कि ये पानी है यहाँ पर, है ना। अभी देखिए आपको बिल्कुल प्रिंसिपल क्लियर हो जाएगा। ये पानी है, ये इस तरीके से पानी है, और हम पानी के अंदर, तो यहाँ पर ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर का आंख हो गया, ये ऑब्जर्वर है। अब इसको बाहर की चीजें, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट है ना, अब इसको ये डायरेक्ट इसको नहीं देख पा रहा है, तो किसका यूज करेगा? पेरिस्कोप का यूज करेगा। देखिए कैसे यूज करेगा। ये पेरिस्कोप रखा तो पेरिस्कोप ऑब्जेक्ट के सामने, तो ऑब्जेक्ट ये जो मिरर देख पा रहे हैं ना, ऑब्जेक्ट से लाइट गया, यहां से क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ। अब देखिए इसका इंक्लिनेशन है 45 डिग्री, तो ये नॉर्मल हो गया, तो यहां पर बनेगा 45 डिग्री और यहां पर क्या बनेगा? 45 डिग्री। तो टोटल ये आया इंसिडेंट रे, आपतित किरण, और ये टकराने के बाद इधर से जो जा रही है वो रिफ्लेक्टेड रे। तो देखिए
बड़े ही आसानी से ये ऑब्जेक्ट से लाइट निकली, है ना, और वो टकरा करके 90 डिग्री टर्न ले ली। फिर नीचे एक और मिरर रख देते हैं जो कि 45 डिग्री इंक्लिनेशन पर रहता है। फिर यहाँ पर नॉर्मल बनाया, ये 45 डिग्री पर पड़ा, और फिर यहाँ पर रिफ्लेक्ट होने के बाद वही किरण 45 डिग्री पर गई, रिफ्लेक्टेड रे, और डायरेक्ट किसके पास पहुंच गई, ऑब्जर्वर के आंखों में चले गए। मतलब यहां से लाइट आई, टकराई ऐसे और फिर सीधी, तो इसको बाहर की चीज बड़ी आसानी से दिख गई। इसको बोलते हैं पेरिस्कोप। तो इसका आंसर होगा पेरिस्कोप, ये उसी का फोटो है। अब बाकी जो जो आए हैं उनको देख लेते हैं। जैसे पायरोमीटर अभी हमने देखा था, रेडिएशन पैरामीटर, ऑप्टिकल पैरामीटर, ठीक है, दो तरीके से। एपिडायस्कोप इज नथिंग बट प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर जानते हैं ना, वो दीवार पर जिसको प्रोजेक्ट किया जाता है या सफेद कपड़े पर प्रोजेक्ट किया जाता है, ठीक है। ओडोमीटर गाड़ियों में जो आपका डिस्टेंस के लिए लगा रहता है ना, हाँ, डिस्टेंस मीटर, दैट इज ओडोमीटर, ठीक है। चारों ऑप्शंस डिस्कस हो गए, हाँ, ठीक। नेक्स्ट, विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो दोस्तों इसका आंसर है बैरोमीटर। जैसे बैरोग्राफ भी था, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में चेंज को बता रहा था, तो यहाँ पर बैरोमीटर। तो बैरोमीटर के बारे में मैं कुछ खास चीज और आपको बता देता हूँ कि बैरोमीटर को डिस्कवरी, बैरोमीटर, तो इससे जुड़े हुए कीवर्ड्स, पहला कीवर्ड्स तो यही है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। दूसरा कीवर्ड है कि इन्वेंट किसने किया, तो टॉरिसेली, टॉरिसेली, TORRICLLI। और इसी इन्हीं टॉरिसेली के नाम पर एक यूनिट रखा गया है जिसे हम कहते हैं 1 टॉर। क्या कहते हैं, 1 टॉर। और 1 टॉर की वैल्यू होती है 1 मिलीमीटर Hg कॉलम के बराबर, 1 मिलीमीटर Hg कॉलम, मरकरी कॉलम, जिसका वैल्यू आता है लगभग 133.38 पास्कल, और ये होता है 1 बाय एटमॉस्फेरिक प्रेशर में। फिर हम इसे कुछ लेते हैं, चलिए उसको मैं लिखता हूँ। पहले तो ये 1 मिलीमीटर Hg कॉलम समझेंगे, ये सब मैंने लेक्चर 1 या लेक्चर 2 में समझाया हुआ है। जैसे आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ये पूरा मरकरी भर दिया यहाँ पर, और इसकी हाइट कितनी रखी आपने, 1 mm। तो जो इसके बेस पर प्रेशर एग्जर्ट होगा ना, उसे हम क्या कहते हैं, 1 मिलीमीटर Hg प्रेशर, ठीक है। और वो किसके बराबर होता है, लगभग 133.3 पास्कल के बराबर होता है, ठीक है। और फिर इससे रिलेटेड यही कीवर्ड्स हैं आपके। और हाँ, इसको आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर में अगर चेंज करेंगे तो ये लगभग आता है 1/760 एटमॉस्फेयर, ठीक है। ये इस तरीके से है। और इसमें कौन सा था, बैरोमीटर हमने देख लिया, मल्टीमीटर ऑलरेडी पहले के स्लाइड्स में हो चुका है। लैक्टोमीटर, लैक्टो इज रिलेटेड टू मिल्क। तो मिल्क की प्योरिटी को टेस्ट करने के लिए इसे चेक किया जाता है। अच्छा, प्रिंसिपल ऐसा है इसका कि मिल्क का एक डेंसिटी है ना। तो जब कभी भी कोई चीज इसमें इम्प्योरिटी मिलाएंगे तो उसकी डेंसिटी चेंज हो जाती है, तो उसी डेंसिटी में जो चेंज आए उसी को ये पकड़ लेता है। तो लैक्टोमीटर एक्चुअली लिखा हुआ है यहाँ पर, है ना, फॉर मिल्क टेस्ट, तो लैक्टोमीटर हो गया। थर्मोमीटर की बात करें दोस्तों, तो इसमें जो एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड है थर्मोमीटर में, वो कीवर्ड है आपका कि फादर ऑफ थर्मोमीटर, फादर ऑफ थर्मोमीटर, दिस इज इंपॉर्टेंट कीवर्ड। तो फादर ऑफ थर्मोमीटर कहा जाता है डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट, और इन्हीं के नाम पर फ़ारेनहाइट स्केल भी रखा हुआ है ना। जैसे सेल्सियस स्केल है तो सेल्सियस साइंटिस्ट का नाम था, उनके नाम पर रखा गया, वैसे ही इनके नाम पर। तो फादर ऑफ थर्मोमीटर किसे कहते हैं, डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। यही जो डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट है, हमारे घरों पर जो मॉडर्न थर्मोमीटर होता है ना, मरकरी, जिसमें पारा लगा, जिसको हम झटका दे करके नीचे करते हैं जिसके मरकरी को, ये फोटो जो डिजिटल का है, डिजिटल थर्मोमीटर का, बट वो मरकरी वाला जो थर्मोमीटर रहता है उनका भी इन्वेंशन या उनका भी डिजाइन जो है वो इनने ही किया है, डैनियल गैब्रियल फ़ारेनहाइट। सो इंपॉर्टेंट कीवर्ड। नेक्स्ट, अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following devices is used to measure the atmospheric pressure? बैरोमीटर, ओडोमीटर डिस्कशन में हो गया, डिस्टेंस मेजर करने के लिए। थर्मोमीटर अभी देख लिया। टेट्रोमीटर, इट इज नॉट अ डिवाइस, नॉट अ डिवाइस, है ना, वो इंग्लिश वगैरह में, पोएम वगैरह में कुछ राइम वगैरह के लिए रहता है। ये सब मीटर आ गया मतलब डिवाइस है, ऐसा नहीं है, इट इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट, टैकोमीटर इज यूज्ड फॉर, हम पहले डिस्कशन में ले चुके हैं। देखिए छोटा सा क्वेश्चन है, कितनी बार आया है, 2014, 16, फिर 14 RRBS सीनियर सेक्शन इंजीनियर। सो टैकोमीटर में आरपीएम काउंटर, मैंने एक चीज और बताया था आपको,
आरपीएम मतलब रोटेशन पर मिनट, मतलब कहीं ना कहीं ये स्पीड भी बता देता है ना, चाहे स्पीड बोले चाहे एंगुलर स्पीड बोले, चाल कहिए या कोणीय चाल कहिए, सब बताता है कौन, टैकोमीटर। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, दिस इज द टैकोमीटर, है ना। नेक्स्ट, थैंक्स। सो दैट्स ऑल फॉर दिस स्लाइड डियर फ्रेंड्स। नेक्स्ट स्लाइड में हम बचे इंस्ट्रूमेंट्स भी देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड लक।